हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लॉज ऑफ मोशन का आगे का टॉपिक, जो कि है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसके पहले हमने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस कर लिए हैं इस चैप्टर के। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे दे देता हूँ, आप जाके फिर उसे देखो, देन कम टू दिस। ओके, तो अब जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्टडी करना है, राइट। बट तो क्वेश्चन आइज हियर कि सर व्हाट इज सर्कुलर मोशन। देखो, सर्कुलर मोशन तो है, इसके पहले हमने चैप्टर में जो है मोशन अंडरस्टैंड किया था, राइट। तो चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने पढ़ा था कि भाई मोशन क्या होता है। बट अब हम पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बट बिहाइंड दिस, राइट, हमें पहले ये पढ़ना है कि भाई सर्कुलर मोशन क्या है। तो देखो, सर्कुलर मोशन वो होता है, फॉर एग्जांपल इफ एन ऑब्जेक्ट इज रिवॉल्विंग इन सर्कुलर पाथ, है ना। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव हो रहा है तो उससे हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल है, तो इसे अगर हम बात करें एक फैन की, ठीक है, तो मैं पूरे फैन को नहीं कंसिडर कर रहा हूँ। मैं सपोज एक फैन का जो एक ब्लेड है, उस ब्लेड के अगर मैं एक टिप को कंसिडर करूँ, तो वो टिप जब मूव होगा ऐसे तो एक सर्कुलर पाथ लेगा वो। या फिर अगर हम बात करें, सपोज मेरे हाथ में एक स्टोन है, उस स्टोन को मैंने थ्रेड से टाई कर दिया, फिर उसे मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, तो वो भी स्टोन क्या करेगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स हो रहे हैं हमारे सर्कुलर मोशन के लिए। तो अब जो सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है, तो कब हो रहा है, जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। बट यहाँ पे हम एक वर्ड लगा देते हैं उसके पहले, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट। तो देखो, जैसे हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ा था, यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा था, तो वैसे ही ये भी है। यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम वो चीज हो जानी चाहिए, राइट, तब उसको हम यूनिफॉर्म बोलते हैं। अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म, है ना। तो जैसे अगर मैंने कहा एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूँ सर्कुलर मोशन की, तो अगर मैंने कहा कि अगर एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में अगर एक ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है और वो एक ही समय में अपना सर्कुलेशन कंप्लीट करता है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल लेट्स से एक गार्डन है, ठीक है, और एक गार्डन का एक ट्रैक है, जॉगिंग ट्रैक हमेशा बोल सकते हैं, जो कि सर्कुलर पार्ट में है। तो अगर एक पर्सन यहाँ से, अगर एक पर्सन है वो जॉगिंग करना स्टार्ट करता है, तो वो एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए भाई कितना टाइम लेगा, ठीक है। तो अगर मैंने कहा कि उसे एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए 1 मिनट लग रहा है, ठीक है, एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए उसे 1 मिनट लग रहा है, दोबारा फिर से वो एक सर्कल लेने के लिए अगर उसने 1 मिनट ही लगा दिया, इसका मतलब क्या हो रहा है, वो हर बार सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है कितने टाइम में, 1 मिनट में, राइट। तो ऐसे मोशंस को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। ऐसे मोशन हमारे क्या होते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व हो रहा है, राइट, ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व हो रहा है विद इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, राइट। तो जैसे यहाँ पे हम देखो इसका डेफिनेशन लिखा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की स्पीड भी कैसी होनी चाहिए, यहाँ पे कांस्टेंट होनी चाहिए, अलोंग अ सर्कुलर पाथ। कैसा, सर्कुलर पाथ के अलोंग, उसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और सही बात है, अगर हमारी स्पीड कांस्टेंट होगी, मतलब हम स्पीड चेंज नहीं करेंगे, तो हमें वो सर्कल कंप्लीट करने के लिए उतना ही टाइम लगेगा ना, टाइम वेरी नहीं होगा, राइट। तो ऐसे मोशंस को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब बात करते हैं जो सर्कुलर मोशन है। देखो, हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था कुछ वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी हमने पढ़ी थी, राइट। तो ऐसी क्वांटिटीज जो मतलब जो डायरेक्शन या फिर मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं वेक्टर। और ऐसी क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, उनको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सर्कुलर मोशन की, तो सर्कुलर मोशन क्या है यहाँ पे हमारा, क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्या ये स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे जो है सर्कुलर पाथ जो है, सर्कुलर मोशन जो है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन मायने रखता है, राइट। जैसे हमने कहा था कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, तो उस वक्त हम जो है उसे स्केलर क्वांटिटी में फिट कर देते हैं, क्योंकि वो अगर उसके पास डायरेक्शन है ही नहीं, डायरेक्शन का कोई मैटर नहीं होता। जैसे मैं सिंपल एग्जांपल दूं, डायरेक्शन जिसके पास नहीं है, तो वो सिंपल एग्जांपल है हमारे लिए टाइम, है ना। अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम का कोई डायरेक्शन थोड़ी होता है, टाइम तो हर जगह सेम होता है, राइट। तो टाइम उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। मैं सिंपल एग्जांपल दूं, जैसे, और एक टेम्परेचर, टेम्परेचर का कोई डायरेक्शन नहीं है, बट हाँ इनके पास एक नंबर है। जैसे मैंने कहा कि चलो भाई 8 बज गए या 4 बज गए, तो ये 8 4 ये क्या है, नंबर है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है। मैग्नीट्यूड विद अ यूनिट, सॉरी, नंबर विद अ यूनिट इज कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड। तो एक नंबर जिसका यूनिट है, जैसे 4 AM 5 AM 6 PM, राइट। तो ये सारे हमारे क्या है, एक नंबर मैग्नीट्यूड के साथ है। टेम्परेचर की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 एक नंबर है, डिग्री सेल्सियस उसका यूनिट है,
ठीक है। तो ये टोटल ओवरऑल क्या बन जाता है हमारा मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे हम जब सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो सर्कुलर मोशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो बोलोगे सर वेक्टर क्वांटिटी मतलब यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो यस यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। एंड हाउ माय डायरेक्शंस आर चेंजिंग, तो देखो इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ ड्रॉ किया है, आपके बुक में भी है, टेक्स्ट बुक में। तो व्हेन यू सी दिस, तो आप यहाँ पे एक चीज देखते हो कि लेट्स से ये मैंने एक स्क्वायर प्लॉट किया है, ठीक है। अगर हम समझो मैं स्क्वायर के सेंटर में हूँ, ठीक है, अगर मैं स्क्वायर के सेंटर में हूँ यहाँ पे, और मैं अभी क्या करता हूँ उस स्क्वायर के अलोंग मूव करता हूँ। तो चलो मैं यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ गया, तो मैंने क्या किया, अपना डायरेक्शन चेंज किया। पहले मैं इस डायरेक्शन में जा रहा था, फिर मैंने अपना डायरेक्शन चेंज किया, फिर मैं यहाँ गया, फिर मैं अब यहाँ जाऊंगा, तो मैंने फिर से अपना डायरेक्शन चेंज किया, फिर मैं यहाँ जाऊंगा, फिर से मैं अपना डायरेक्शन चेंज करूंगा, फिर मैं इस पॉइंट पे आके यहाँ पे आ जाऊंगा। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैंने जो है एक स्क्वायर के पाथ पे ट्रेवल करने के लिए 4 बार अपना डायरेक्शन चेंज किया, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। तो ये जो मैं डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं इसी पॉइंट पे आ गया, फिर से मैं यहीं से स्टार्ट किया था, फिर से इसी पॉइंट पे आ गया, बट उस पॉइंट पे आने के लिए मैंने 4 टाइम्स अपना डायरेक्शन क्या किया है, चेंज किया है। अगर हम बात करें इसकी, तो ये मेरा क्या था, स्क्वायर था, ये पेंटागन है, राइट। पेंटागन मतलब इसके 5 साइड्स हैं, तो ये 5 साइड्स है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो मुझे कितनी बार डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, तो लाइक 5 टाइम्स आई हैव टू चेंज द डायरेक्शन। अगर मैंने और इंक्रीज कर दिया इसे, जैसे ये हेक्सागन है क्योंकि 6 साइड्स है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, मतलब मुझे यहाँ पे 6 टाइम्स क्या करना पड़ेगा, अपने डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। तो आप जैसा देख सकते हो कि जैसे जैसे ये डायरेक्शन जितना ज्यादा चेंज होता जा रहा है, तो ये जो शेप है ऑलमोस्ट सर्कुलर जा रहा है। पहले सर्कुलर नहीं था, राइट, बट जैसे जैसे डायरेक्शंस बढ़ते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो सर्कुलर शेप बनता जा रहा है। तो जब हम सर्कुलर शेप की बात करते हैं तो यहाँ पे हर एक मोमेंट पे हमारा डायरेक्शन चेंज होता है। जैसे मैं अगर इस पॉइंट पे था, तो इस पॉइंट पे मेरा डायरेक्शन ये है, पर मैं क्या किया, मैं टर्न हो गया। फिर इस पॉइंट पे जो है मेरा डायरेक्शन ये है, मैं फिर से टर्न हो गया। इस पॉइंट पे मेरा डायरेक्शन ये है, मैं फिर से टर्न हो गया। इस पॉइंट पे डायरेक्शन ये है, मैं फिर से टर्न हो गया। फिर यहाँ पे डायरेक्शन, तो देख रहे हो यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो रहा है, एवरी मोमेंट माय डायरेक्शंस आर चेंजिंग, बट दैट मींस यहाँ पे जो है डायरेक्शन मैटर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्शन है बिकॉज देयर इज अ चेंज इन डायरेक्शन। सो ऐसी क्वांटिटी जिसके पास चेंज इन डायरेक्शन भी हो, मतलब डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, तो उसे हम बोलेंगे यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद हम बात करेंगे स्पीड की। तो यहाँ पे हमने कुछ फॉर्मुलेज लिखे हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में भी दिए हैं। तो जैसे अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि अगर इस पर्सन ने सर्कुलर मोशन लगाया या सर्कुलर मोशन परफॉर्म किया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद अ कांस्टेंट स्पीड, तो यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे बताओ इसकी स्पीड कितनी है, इसकी वेलोसिटी क्या है, ठीक है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, दैट इज स्पीड निकालने के लिए सरकमफ्रेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब सरकमफ्रेंस अपॉन टाइम क्या होगा मेरा, सरकमफ्रेंस का देखो वो पर्सन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है, तो ऑब्वियसली इसका कोई रेडियस होगा, है ना, इसका कोई ना कोई एक रेडियस होगा r, और जब सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा तो उसका सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, 2πr अपॉन टाइम। टाइम क्या है, जितना टाइम लगा इसे एक सर्कुलर मोशन करने के लिए, ठीक है। तो मैं टोटल डिस्टेंस, देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी बोलोगे सर आपने यहाँ पे वेलोसिटी क्यों नहीं ली, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी, अगर मैं यहाँ पे बच्चा लोग वेलोसिटी लेता तो ये डिस्प्लेसमेंट होता और मुझे आंसर 0 आ जाता। 0 क्यों आता, क्योंकि मैं इस पॉइंट पे था ना, मैं इस पॉइंट पे था, मैं यहाँ से घूम के फिर से इसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। Therefore we are not taking velocity there, ठीक है। मैं स्पीड से इसे कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो अब मेरा स्पीड क्या हो जाएगा, 2πr by t, 2πr सर्कमफ्रेंस, t इज द टाइम। तो इससे मुझे मिल जाएगा भाई कि कितनी वेलोसिटी है इसकी, कितनी स्पीड है इसकी, ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए कांस्टेंट स्पीड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसके बाद अब हम करेंगे न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन, जो कि 3 लॉज है। फटाफट इसके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके डियर बच्चा लोग, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो यहाँ पे न्यूटन ने जो है 3 लॉज ऑफ मोशन दिए थे, राइट। तो न्यूटन के जो है यहाँ पे 3 लॉज ऑफ मोशन है। तो इन तीनों लॉज ऑफ मोशन को भी हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा लॉज ऑफ मोशन है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बट एक क्वेश्चन हमारे अंदर है कि भाई ये लॉज ऑफ मोशन हम क्यों कर रहे हैं, राइट, इससे हमें क्या समझ में आने वाला है। तो देखो मैं आपको एक सिंपल एक्सप्लेनेशन दे दूं इसके लिए। जैसे आपकी बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कह दें कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रहा हूँ
एक ऑब्जेक्ट है, मैं भी ऑब्जेक्ट किसे कंसीडर करूं, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बॉल कंसीडर करता हूं, फुटबॉल कंसीडर करता हूं, ठीक है। अगर सपोज एक फुटबॉल ग्राउंड पे रखा हुआ है, ठीक है, अगर एक फुटबॉल ग्राउंड पे है और वो रेस्ट पोजीशन पे है, ठीक है, तो अब देखो जब तक उस फुटबॉल को कोई किक नहीं करेगा तब तक वो आगे नहीं जाने वाला है, राइट। अब ऐसा मत बोलना सर हवा आएगी तो चले जाएगा, ठीक है, हवा ने भी तो उसे फोर्स दिया ना एक, ओके। तो मैं क्या कह रहा था कि ऑब्जेक्ट अभी जो बॉल है हमारा, राइट, फुटबॉल है, वो ग्राउंड पे है, अब उसे जब तक किसी ने किक नहीं किया तब तक वो बॉल आगे नहीं जाएगा, राइट। तो यहाँ पे उस बॉल का एग्जांपल हो गया कि भाई उसे हमें मूव करने के लिए कोई एक फोर्स देना पड़ा, मतलब मैंने किक करना पड़ा। अब इस किक को मैं बाद में कैसे और रिलेट करूंगा आप देखना। अगर मैं फिर और एक एग्जांपल लूं, जैसे हम बात करते हैं फैंस की, देखो फैन जब हम स्विच ऑफ कर देते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद वो फैन रुकता है, मतलब फैन चल रहा है, स्विच ऑफ कर दिया पर वो सडनली नहीं रुकता है, इवन दो करंट सप्लाई बंद हो चुका है। तो करंट सप्लाई बंद होने के बाद भी जो वो मोशन में है, तो वो मोशन में क्यों है, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन होता है। फिर जैसे अगर हम सिंपल बात करें, फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे मैं बात करूं कि ओके, आपके बुक में एक क्वेश्चन दिया, जैसे टेबल है, टेबल के ऊपर एक सपोज बुक रखी हुई है, तो मैंने बुक को लिफ्ट किया, ठीक है, मैंने बुक को उठाया, तो बुक को उठाने के लिए मैंने जितना फोर्स लगाया, तो क्या उतना ही फोर्स से टेबल भी उठ जाएगा, राइट, नहीं उठेगा, राइट, सही बात है। तो ऐसा क्यों है, सबके लिए अलग फोर्स क्यों लग रहा है, ऐसा ऐसा, ठीक है। तो इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं बाय न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, सो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है, तो ये बताने के पहले हमें एक चीज और समझना है, जो कि है बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स, राइट। तो ये जो बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स है ना, ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है आपके 8th स्टैंडर्ड में, बट डोंट वरी, मैं आपको सब याद दिला दूंगा क्या पढ़ा था। देखो बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, लेट्स से आप लोगों ने टग ऑफ वॉर खेला रहेगा, ठीक है। टग ऑफ वॉर क्या होता है, जैसे एक रस्सी होती है, ठीक है, 10 लोग वहां पे, 10 लोग यहाँ पे खींचते हैं, तो बीच में एक लाइन होती है, तो उस लाइन की अगर उस पार चली गई ये टीम तो वो टीम जीत गई, और अगर वो टीम यहाँ आ गई तो ये टीम जीत गई, राइट, ऐसा होता है। तो उस गेम में जो है, अगर सपोज वहां 10 लोग हैं, यहाँ भी 10 लोग हैं, और दोनों ने सेम फोर्स लगाया, इतना जितना फोर्स ये लगा रहे हैं उतना ही फोर्स वो भी लगा रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि जब दोनों सेम फोर्स लगा रहे हैं तो कोई हिलेगा ही नहीं, है ना, कोई नहीं हिलेगा, क्योंकि जितना फोर्स ये लगा रहे हैं उतना ही फोर्स वो भी लगा रहे, तो सब अपनी जगह पे रुके रहेंगे। बट इन केस वहां पे अगर किसी का फोर्स कम हो गया तो ये लोग खींच लेंगे उनको, ठीक है। तो यहाँ पे जब दोनों का फोर्स सेम था तो उसे हम बोलते हैं बैलेंस फोर्स, और बैलेंस फोर्स पे ऑब्जेक्ट हमेशा स्टेबल होता है। तो जब हम दुकान में जाते हैं ना कुछ लेने के लिए, पहले वो वजन काटा होता था ऐसे, तो वजन काटा जब बैलेंस हो जाता है तो ऐसे बीच में स्टेबल हो जाता है ना, बैलेंस नहीं रहेगा तो ऐसे हिलते रहेगा, ठीक है। जब वजन कम ऊपर नीचे रहेगा तो बैलेंस हो जाएगा तो क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। तो बैलेंस फोर्स मतलब क्या होगा, इस साइड भी सेम वेट है, इस साइड भी सेम वेट है, तो वो बैलेंस है, अदरवाइज वो, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही होने वाला है। तो अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, आई होप समझ गए होंगे आप लोग। अनबैलेंस फोर्स क्या होगा, जब दोनों साइड में फोर्स इक्वल नहीं होंगे तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं होगा, वो मूव करेगा, और कहाँ मूव करेगा, जिस साइड में फोर्स ज्यादा होगा। तो अगर टग ऑफ वॉर में अगर यहाँ पे 10 लोगों ने ज्यादा फोर्स लगा दिया उनके मुकाबले, तो यहाँ पे उन लोग यहाँ इस तरफ आ जाएंगे, है ना। तो ये हमारा जो है यहाँ पे बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स होता है। तो अब जो है मैं बात करूंगा हमारे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। तो हमारे जो न्यूटन बाबा थे, ओके, न्यूटन बाबा ने बहुत ही अमेजिंग लॉज ऑफ मोशन दी, और ये लॉज ऑफ मोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो मैं बार बार कहता हूँ कोई भी चीज इंपॉर्टेंट है तो हम इस तरीके से नहीं कहते कि वो खाली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट अगर आप इन फ्यूचर अगर आपको स्टडीज में ही कुछ करना है, अगर आप 11th 12th साइंस भी ले रहे हो, राइट, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, बच्चे होते हैं जिन्हें आ गया कि साइंस में कुछ अपना करियर करना होता है, तो उनके लिए सारी चीज समझना बहुत जरूरी है, राइट। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है हमारा, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है बात करता है इनर्शिया के ऊपर, ओके, इट टॉक्स ऑन इनर्शिया। नाउ व्हाट इज इनर्शिया? ओके, देखो अभी इनर्शिया क्या है यहाँ पे, जब हमने बात किया था फैन के एग्जांपल का, राइट, तो मैंने कहा था कि फैन जब हमने स्विच क्लोज कर दिया तो भी क्या होता है, फैन जो है वो रोटेट होते रहता है, तो वहां पे हमारा टर्म आता है इनर्शिया, ठीक है। अगर हमने एक और एग्जांपल ले लिया, लेट्स से देखो हम बस में बैठे होते हैं कई बार, और बस अचानक ब्रेक मारती तो हमारा अपर बॉडी से आगे जाता है ना, दैट इज इनर्शिया। वो क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो अपने मोशन में रहना चाहता है, ऑब्जेक्ट जो है वो अपने मोशन में रहना चाहता है, बट उसके ऊपर है ना अनबैलेंस फोर्स लग जाता है। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक अनबैलेंस फोर्स लगता है तो वो क्या होता है, वो जो है डिसबैलेंस हो जाता है।
तो वो जो डिसबैलेंस यहाँ पे हो रही है उसे हम इनर्शिया के टर्म में जो है डिफाइन कर रहे हैं। तो अब देखते हैं डेफिनेशन क्या दिया है न्यूटन बाबा ने। तो डेफिनेशन ये है, एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट। तो एक ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा रेस्ट पे रहना चाहेगा, कब तक, या फिर आगे और इन द स्टेट ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। तो ऑब्जेक्ट जो है या तो वो रेस्ट पे रहना चाहता है या तो वो मोशन में रहना चाहता है। बीच के स्टेट में ऑब्जेक्ट कभी नहीं होगा, ना रेस्ट पे ना मोशन में, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट पे रहना चाहता है या तो मोशन में रहना चाहता है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। और कब तक रहेगा? अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट। तो वो उस वक्त तक अपने उसी स्टेट में रहेगा, चाहे अगर वो मोशन में हो तो वो मोशन में रहेगा, अगर वो रेस्ट पे हो तो वो रेस्ट पे रहेगा। पर कब तक वो ऐसे रहेगा? जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता है। जैसे बॉल मैंने बताया था, एग्जांपल लिया था बॉल का, तो बॉल रेस्ट पे है, उसे हमने क्या किया, किक किया। तो जब तक वो रेस्ट पे था तब तक रेस्ट पे था, उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया था, तो वो अपना बैठा हुआ था। अब हमने किक किया तो क्या हुआ, वो बॉल जो है का मोमेंटम चेंज हो गया। अच्छा, मोमेंटम वर्ड मैंने यूज किया, सॉरी, ये वर्ड हम सेकेंड लॉ में यूज करेंगे, अभी नहीं यूज करेंगे। तो सिंपल यहाँ पे बता रहा हूं मैं कि जैसे हमने उसे किक किया तो क्या हो गया, रेस्ट से मोशन में आ गया। तो ये जो रेस्ट से मोशन में आने वाला पार्ट है, इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट ने अपना स्टेट चेंज कर लिया। तो अपना स्टेट चेंज करने के लिए उसे क्या लगा, एक अनबैलेंस फोर्स की जरूरत पड़ी, और वो अनबैलेंस फोर्स किसने दिया, जिसने उसे किक किया, राइट। तो ये था हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विच इज आल्सो बेस्ड ऑन इनर्शिया, ठीक है। तो एक वीडियो देखते हैं इसके ऊपर, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। लेट्स सी। ओके, सो नाउ वी विल सी द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जैसा कि इनर्शिया पे था आप लोग जान गए, तो अभी सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं जो ऑलरेडी डिपेंड है मोमेंटम के ऊपर। तो जैसा मैंने वर्ड कहा यहाँ पे मोमेंटम, ओके। तो पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं मोमेंटम है क्या यहाँ पे, देन विल कम टू दिस, ओके। इफ आई कंसिडर लाइक वी कंसिडर सम एग्जांपल हियर। तो सपोज अगर मैंने कहा कि मान लेते हैं मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, लेट्स से दिस इज ऑब्जेक्ट ए एंड दिस इज ऑब्जेक्ट बी, ओके। तो ये ऑब्जेक्ट ए के पास कुछ मास है, ऑब्जेक्ट बी के पास भी कुछ मास है, मतलब दोनों के पास कुछ मासेस है, ठीक है। तो इसके मास को मैंने m1 ले लिया, इसके मास को मैंने m2 ले लिया। और अब हम क्या करते हैं कि हम बोलते हैं कि ये दोनों ऑब्जेक्ट है ना कोलाइड होंगे। कोलाइड होंगे मतलब ये दोनों आपस में टकराएंगे। तो जब मैं ऑब्जेक्ट ए की बात करता हूँ, लेट्स से ऑब्जेक्ट ए इस तरफ मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट बी भी इस तरफ मूव कर रहा है, तो एक पॉइंट पे बाद क्या होगा, दोनों कोलाइड करेंगे। एंड एज आई सेड दोनों के मास डिफरेंट है, ठीक है। एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, अभी किसी का ज्यादा किसी का कम है यहाँ पे। तो अगर हम बात करें, अगर मैंने सपोज बोला कि ये कुछ वेलोसिटी से भी आ रहे हैं, तो इनकी वेलोसिटी लेट्स से इनिशियल वेलोसिटी की बात करें u1
और u2, ये इनकी इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब टकराने के पहले। टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी बदल जाएगी। तो मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ? तो देखो मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि when two objects collide with each other, तो जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तो कोलाइड होने के बाद ये ऑब्जेक्ट्स इनके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है? ये ऑब्जेक्ट इनके ऊपर क्या करेंगे? फोर्स अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ए ने बी के ऊपर फोर्स अप्लाई करना है और बी को ए के ऊपर फोर्स अप्लाई करना है। तो वो एक दूसरे पे कितना फोर्स अप्लाई करेंगे वो हमें पता चलता है बाय द टर्म मोमेंटम। तो न्यूटन ने बताया था कि जब एक ऑब्जेक्ट किसी के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है तो वो डिपेंड करता है उसके मास पे और उसकी वेलोसिटी पे। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी के मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, वो इसके मास और वेलोसिटी पे भी डिपेंड करेगा। दैट मीन्स अगर ये रेस्ट पे है, ये मोशन में नहीं है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसका मास कुछ है, तो उस केस में इसका मोमेंटम जो होगा वो, जैसे आप लोग इतना समझो कि मोमेंटम जो है वो दोनों मतलब बोथ ऑफ द ऑब्जेक्ट के मास पे और वेलोसिटीज पे डिपेंड करता है। तो अगर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे ए ने जो बी के ऊपर फोर्स लगाया, बी ने जो ए के ऊपर फोर्स लगाया, तो वो दोनों के मास और वेलोसिटीज पे डिपेंड करते हैं। तो कौन कौन डिपेंड कर रहा है? फोर्स डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे टाइप के फोर्स को हमने जो है न्यूटन ने बताया मोमेंटम, ठीक है? तो मोमेंटम क्या लिखा हमने यहाँ पे? इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मोमेंटम क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। और मोमेंटम को हम डिफाइन करते हैं विद द वैल्यू p, कैपिटल P नहीं, कैपिटल P हम पावर के लिए यूज करेंगे, जो कि आगे स्टैंडर्ड में करोगे आप लोग। बट यहाँ पे जो हम p यूज कर रहे हैं, स्मॉल p यूज कर रहे हैं, एंड दैट स्मॉल p इज नोन फॉर मोमेंटम विच इज मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर मेरे पास किसी भी ऑब्जेक्ट का मास है, मुझे पता है, वेलोसिटी पता है, तो मैं उसका मोमेंटम निकाल सकता हूँ। अगर मुझे मोमेंटम पता चल गया तो मैं ये बता सकता हूँ कि वो ऑब्जेक्ट उसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करेगा। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि इसका यूनिट क्या होगा मोमेंटम का, तो देखो मोमेंटम का यूनिट बताना तो बहुत सिंपल है। मास का यूनिट क्या होता है? केजी। वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा यूनिट क्या हो गया? यूनिट हमारा हो गया केजी मीटर पर सेकेंड। ये किसकी यूनिट हो गई? मोमेंटम की। और ये जो यूनिट मैंने बताई, ये यूनिट हमने बताई है इन टर्म ऑफ एसआई यूनिट। सीजीएस यूनिट में हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है? तो ये हमारा मोमेंटम हो गया। अब यहाँ पे कुछ डेफिनेशन है, ओके, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के। तो ये डेफिनेशन देखो यहाँ पे क्या है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखो कि जब भी रेट वर्ड आता है मतलब ये किससे डील कर रहे हैं? टाइम के साथ, ठीक है? तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ चेंज होता है तो हम लोग रेट वर्ड यूज करते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब टाइम के साथ जो चेंज हो रहा है मोमेंटम में इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। तो ये किसके साथ प्रोपोर्शनल है? अप्लाइड फोर्स। तो हमारा जब रेट मोमेंटम में चेंज होगा, सो चेंज इन द मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, ठीक है? एंड द चेंज इन द मोमेंटम ऑकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो जिस साइड में फोर्स होगा उसी साइड में हमारा जो चेंज इन मोमेंटम है उसका भी डायरेक्शन का जो चेंज होगा उसी साइड में होगा, ठीक है? तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया न्यूटन सेकंड लॉ के ऊपर। तो यहाँ पे डेफिनेशन फिर से एक बार देखते हैं, हमने क्या कहा? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम आपको समझ गया क्या है? तो मोमेंटम में जो भी चेंज आएगा वो किसके रिगार्डिंग आएगा? तो मोमेंटम का जो चेंज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड फोर्स के साथ। हमने कितना फोर्स अप्लाई किया, ठीक है? तो अप्लाइड फोर्स जो है वो हमारा चेंज ऑफ मोमेंटम बताएगा। तो मतलब मैं इस इक्वेशन के हिसाब से मैं कैसे कह सकता हूं? मैं ऐसे बोल सकता हूं कि मेरा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, मैं ये कह सकता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो ये जो सिंबल है ना, ये प्रोपोर्शनल का सिंबल है, तो मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे? अप्लाइड फोर्स से, ठीक है? तो आई होप आपको ये समझ गया डेफिनेशन इसका। तो यहाँ पे एक छोटा सा आपके बुक में जो है एक डेरिवेशन किया गया है जिसमें हमने प्रूव किया है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को। सो लेट्स सी वो कैसे प्रूव करना है उसे हमें। Okay, so now we have to prove न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का इक्वेशन हमें प्रूव करना है यहाँ पे।
तो इक्वेशन प्रूव करने के लिए हम पहले एक चीज से शुरुआत करते हैं। तो मैं बोलता हूँ, मैं सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया था, राइट, तो मैं कहता हूँ कि मैं किसी एक ऑब्जेक्ट की बात करता हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, सो आई हैव एन ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट का ना दो मोमेंटम होगा, एक कोलिजन के पहले, एक कोलिजन के बाद। जैसे अगर मैं ऑब्जेक्ट ए की बात करूं, तो ऑब्जेक्ट ए जब बी से कोलाइड नहीं हुआ था तो उस वक्त उसका मास m1 था, वेलोसिटी u1 था। पर जब वो उससे कोलाइड हो जाएगा, मतलब जब उससे टकरा जाएगा, तो टकराने के बाद क्या बाउंस बैक होगा। अब वो डिपेंड करता है इलास्टिक मटेरियल है कैसा मटेरियल। अगर इलास्टिक है तो बाउंस बैक होगा, और जब वो बाउंस बैक होगा तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी अलग होगी, राइट। और वेलोसिटी चेंज होगी मतलब मोमेंटम भी चेंज होगा, क्योंकि हमने मोमेंटम का अभी फॉर्मूला पढ़ा है। मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। सो इफ वेलोसिटी चेंजेस मोमेंटम चेंजेस, इफ मास चेंजेस मोमेंटम चेंजेस। बट यहाँ पे मास चेंज नहीं होगा ऑब्जेक्ट का, राइट, मास रिमेन्स कांस्टेंट। तो चेंज क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगी। तो अब मैंने यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है। तो मैं कहता हूँ ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी, मैं लिखता हूँ ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी मैंने बता दी u, और उसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा फाइनल वेलोसिटी मैंने बता दिया v। तो इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, ओके। तो मोमेंटम, तो मेरा इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम क्या, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मैंने बोला एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमने कंसीडर कर लिया m है, तो मास इनटू इनिशियल मोमेंटम ना, तो इनिशियल वेलोसिटी लेंगे जो कि होगा u। और अगर हम बात करेंगे फाइनल मोमेंटम की, तो वो हो जाएगा मास इनटू v, राइट। तो ये हमें दो मोमेंटम मिल गए। अब मुझे चलो पता लगाना है चेंज इन मोमेंटम, है ना, मुझे पता लगाना है चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है जैसे हम चेंज इन वेलोसिटी लेते हैं, या फिर हम सिंपल अगर बता दूं, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी लेते हैं तो क्या करते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो हमें क्या मिलता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो वैसे हमें चेंज इन मोमेंटम भी मिलेगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो मैं शॉर्ट में लिखता हूँ फाइनल मोमेंटम, p से डिफाइन कर रहे हैं, माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम, कितने टाइम में चेंज हो। तो देखो फाइनल मोमेंटम क्या है हमारा, m इंटू वी, शॉर्ट में अभी एम वी लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल मोमेंटम क्या है, एम यू, ठीक है, डिवाइड बाय टाइम। नाउ इसमें से m कॉमन आ जाएगा न्यूमरेटर से, तो न्यूमरेटर से m कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, v माइनस यू अपॉन टी, राइट, v माइनस यू अपॉन टी। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ यहाँ पे कि ये जो v माइनस यू बाई टी है, ये टर्म क्या है। देखो v क्या है मेरा फाइनल वेलोसिटी, u क्या है मेरा इनिशियल वेलोसिटी, t क्या है टाइम। तो ये क्या हो रहा है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या है मेरा, ये एक्सेलरेशन है ना, चेंज इन वेलोसिटी है ना, ये फाइनल वेलोसिटी अपॉन माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इज एक्सेलरेशन। हमने पढ़ा था फॉर्मूला एक्सेलरेशन का, v माइनस यू बाई टी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो ये v माइनस यू बाई टी क्या हो जाएगा हमारा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो मेरे पास बचेगा क्या, मेरे पास बचेगा m, और इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, a। तो मुझे जो है चेंज इन मोमेंटम क्या मिल गया, m इंटू ए। तो मुझे चेंज इन मोमेंटम मिल गया m इंटू ए। बट मुझे पता है कि हमारा जो चेंज इन मोमेंटम है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अप्लाइड फोर्स, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अप्लाइड फोर्स। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब यहाँ पे अगर इक्वल्स टू का साइन लेना तो मैं कुछ कांस्टेंट लूंगा। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मेरा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो इक्वल है किससे, अप्लाइड फोर्स से या सिंपल फोर्स से। तो मैं यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम की जगह फोर्स लिख सकता हूँ। तो ये मेरा इक्वेशन बन गया, राइट। तो ये जो हमारा, तो इसको एक्चुअली लिखते हैं इस तरीके से, इक्वल टू का साइन ना लेते हुए हम लोग पहले प्रोपोर्शनलिटी का साइन लेते हैं, ठीक है। बट व्हेन वी रिमूव प्रोपोर्शनलिटी साइन तो वी राइट लाइक दिस,
k टाइम्स ऑफ ma, क्योंकि जब भी हम किसी प्रोपोसिटी को रिमूव करते हैं हम एक कांस्टेंट लेते हैं, बट इन दिस केस आई एम टेकिंग k इक्वल्स टू 1, क्योंकि कांस्टेंट को हम यहाँ पे 1 ले रहे, तो हमारे पास बचेगा क्या, m इंटू a, जो कि पहले था, ठीक है। सो दिस इज माई न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, दिस इज माई न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल सच थिंग्स। सो कम ऑन सी अ वीडियो, एक वीडियो देखते हैं, फिर आपको ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, टेक दिस स्क्रीनशॉट फर्स्ट। कहा थी शांत रहो, तो वो रिकॉर्ड हो रहा है, फिर भी पागल जैसा बोलता हूँ, शांत सुनाई नहीं देता थोड़ा भी।
ओके, सो नाउ वी विल सी द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने के पहले हमने जैसे न्यूटन के दो लॉ ऑफ मोशन रिवाइज कर लिए हैं, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है ये भी कुछ फोर्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। बट यहाँ पे हम दो फोर्स की बात करते हैं, एक एक्शन फोर्स होता है और एक रिएक्शन फोर्स होता है। तो यहाँ पे वी अंडरस्टैंड कि फोर्स जो है वो कभी भी अलोन अकेला काम नहीं करता है, फोर्स यहाँ पे पैर में वर्क होते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो हमारे फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं इन पैर, तो एक फोर्स होता है एक्शन फोर्स और एक फोर्स होता है रिएक्शन फोर्स। और ये जो एक्शन रिएक्शन फोर्स होते हैं ये हमेशा एक ही ऑब्जेक्ट पे नहीं लगते हैं, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगते हैं। जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताऊं, फॉर एग्जांपल इफ वी हिट अ वॉल, अगर हमने एक वॉल पे हिट किया, मतलब हमने वॉल पे पंच दिया, तो मैंने एक्शन फोर्स दिया, राइट। बट हमने वॉल पे जब हिट किया तो वॉल भी क्या करता है, एक रिएक्शन फोर्स देता है जिसकी वजह से हमें भी लगता है, राइट। सो वी फील इट, तो दैट इज व्हाट वी कॉल रिएक्शन फोर्स। या फिर अगर एक दूसरा एग्जांपल ले, अगर सपोज हम बात करें या एक गन की, राइट। तो जब एक गन फायर होता है तो गन एक ऑब्जेक्ट है, उसमें से बुलेट फायर हो गई, बट सी जो जिस पर्सन ने वो बुलेट को फायर किया होता है उसे एक बैकवर्ड जर्क लगता है उस पर्सन को, राइट। तो जो बैकवर्ड जर्क लगता है वो हमारा रिएक्शन फोर्स है उस गन का। तो यहाँ पे दो फोर्स लगते हैं हमेशा, एक एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स, और ये दोनों फोर्स एक दूसरे से ऑपोजिट होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन हमें कुछ ऐसा मिलता है, ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन फॉर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एवरी एक्शन फोर्स हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स। सो हर एक्शन फोर्स का इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स होगा, मतलब जितना हमारा फोर्स लगता है एक्शन फोर्स में उतना ही हमें रिएक्शन फोर्स भी मिलता है, ठीक है। जितना हमें एक्शन फोर्स लगता है उतना ही हमें रिएक्शन फोर्स मिलता है। और ये दोनों कैसे होते हैं, ये दोनों एक दूसरे से इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं, ये दोनों एक दूसरे से इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं, और ये साइमल्टेनियसली होता है, मतलब ऐसा नहीं एक्शन फोर्स होने के बाद रिएक्शन फोर्स लगेगा, ये दोनों एक साथ होते हैं। सो दिस इज व्हाट न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कुछ और एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे बर्ड्स जब फ्लाई करते हैं तो अपने विंग्स क्या करते हैं, फेदर को वो क्या करते हैं ऊपर नीचे करते हैं। तो वहां पे वो क्या कर रहे हैं, एयर को जो है वो क्या कर रहे हैं, नीचे पुश कर रहे हैं, एयर को वो नीचे पुश कर रहे हैं तो वो ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो वो एक्शन डाउनवर्ड कर रहे हैं तो वो अपवर्ड लिफ्ट हो रहे हैं। तो दिस इज व्हाट एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। तो एयर को जब वो नीचे पुश करते हैं तो एयर उन्हें ऊपर लिफ्ट करता है, मतलब दोनों फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो जितना ज्यादा वो फेदर को अपने मूव करेंगे उतना ज्यादा उनका जो है मोशन होगा, राइट। सो दिस इज व्हाट न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसके बाद हमारा एक टॉपिक बच जाता है जो कि है हमारा momentum, conservation of momentum. So that we see in the next video lecture with the numerical part. So take the screenshot और इसके भी एक वीडियो है वो भी देख लेते हैं। Thank you very much.